वेलकम एवरीवन। आपके अपने चैनल इंग्लिश प्लैनेट पर वेलकम है आपका। आपके हाई डिमांड पर मैं एलटी ग्रेड की पीवाईक्यूज़ लेकर आई हूँ। जो क्वेश्चन 18 के पीवाईक्यूज़ है उसे लेकर आई हूँ। ये आपके क्वेश्चंस कमेंट बार बार आ रहे थे, इसलिए आज मैंने स्टार्ट किया है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। हमें पैसिव वॉइस में सेंटेंस को चेंज करना है। समबडी हैड क्लीन माई शूज़ एंड ब्रश्ड माई सूट। फर्स्ट है इसमें माई शूज़ वर, तो यहाँ देखिए पास्ट परफेक्ट में सेंटेंस है तो यहाँ वर्ड नहीं आएगा, हमारा यहीं से क्रॉस हो गया। माई शूज़ हैव बीन क्लीन, तो यहाँ प्रेजेंट में आ गया तो ये भी क्रॉस रॉन्ग हो गया। माई शूज़ हैव बीन, हमें पूरा सेंटेंस पढ़ने की नीड ही नहीं है, और क्यों पढ़ रहे हैं ये आपको पता ही होगा कि जो हमारा पास्ट परफेक्ट में होता है तो ये किस में क्या लग जाता है, हैड के साथ हैड बीन लगता है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, माई शूज़ हैड बीन क्लीन, तो देखिए ये हमारा करेक्ट हो गया। एंड माई शूज ब्रश्ड, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया। हम इसका डिटेल भी देख लेते हैं आपको डिटेल में कि क्यों ऐसा है, तो आपको डिटेल भी बता देते हैं। दिए गए एक्टिव वॉइस का पैसिव विकल्प डी शुद्ध है। दिया गया एक्टिव वॉइस पास्ट परफेक्ट टेंस में है। पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस की संरचना निम्न प्रकार होती है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई प्लस ऑब्जेक्ट। और हमारा जो समबडी कहीं पर दिया होता है तो हम उसे क्या करते हैं, उसे हम ओमिट भी कर देते हैं, है ना। तो यहाँ हमारे आंसर में देखिए, हमारे आंसर में समबडी तो कहीं लिखा नहीं है। नोट भी देखिए दिया है आपका, एक्टिव से पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं, ये हमें पहले से मालूम है। चलिए आप क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज, रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या है, A British poet settled in America, an American poet settled in England, a Canadian poet settled in America, an American poet settled in न्यू इंग्लैंड। तो यहाँ हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, एन अमेरिकन पोएट सेटल इन न्यू इंग्लैंड। इसका डिटेल भी हम देख लेते हैं। इसका डिटेल है, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट वॉज एन अमेरिकन पोएट, ही सेटल्ड इन न्यू इंग्लैंड। न्यू इंग्लैंड इज अ geographically region comprising 6 states of the northeastern United States. So option D is correct. Now we see question number third. Question number third is, Stanley Weber in the birthday party pretends to be a one-time क्या फ्लूट प्लेयर, गिटारिस्ट, ड्रमर, पियानिस्ट। यहाँ हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, पियानिस्ट। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा, पियानिस्ट। और पियानिस्ट में हम इसका डिटेल में आंसर देख लेते हैं। द बर्थडे पार्टी इज सेकेंड फुल लेंथ प्ले ऑफ हैरोल्ड पिंटर। इन दिस प्ले स्टैनली वेबर pretended to be a pianist. So option D is correct. अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। The four humorous in Ben Jonson's time were: first, love, hate, laughter and sorrow; second, solar, yellow bile, melancholy and black bile; C, tear, blood, bile and saliva; D, blood, flame, yellow bile and black bile. So here D option is correct. Yellow यहाँ हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है, और इसका हम डिटेल भी देख लेते हैं। द ब्लड, फ्लेम, येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल वर द फोर ह्यूमरस इन बेन जॉनसन्स टाइम। नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु इज सिक ऑफ सेल्फ लव इन शेक्सपियर्स ट्वेल्थ नाइट। शेक्सपियर के ट्वेल्थ नाइट में किसे बोला गया है सेल्फ लव, सिक ऑफ सेल्फ लव? मालवोलियो, सर टॉबी बेल्च, सर एंड्रयू एग्यूचिक, ओलिविया। तो यहाँ हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, मालवोलियो। मालवोलियो इज अ सिक ऑफ सेल्फ लव इन शेक्सपियर्स ट्वेल्थ नाइट। ही इज द वेन pompous steward of Slavia's household. Question number 6 is,
द स्लीप वॉकिंग सीन अकर इन, स्लीप वॉकिंग सीन किस में है? तो अगर आपको याद होगा तो बहुत ही इजी है, क्योंकि अगर आपने डिटेल में ये पोएम सभी ने ग्रेजुएशन में पढ़ी है, किंग लेयर, मैकबेथ, ओथेलो, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मैकबेथ। द स्लीप वॉकिंग सीन अकर इन मैकबेथ, दिस सीन in happen in Act 5 Scene 1. The sleepwalking scenes is probably one of the most significant scene in the play, क्योंकि जब मैक किंग की ये लोग को किल करने जा रहे होते हैं, उसी टाइम ये सीन आता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर इन सब के बारे में डिटेल में आपको जानना होगा तो इस पर भी मैं वीडियोस आपके लिए अपलोड कर दूँगी। नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 7. Where does the third act in Arms and the Man take place? लाइब्रेरी, गार्डन, आर्मी कैंप, बैटल फील्ड। तो हमारा ऑप्शन होगा लाइब्रेरी में इनका थर्ड एक्ट टेक प्लेस हुआ था। ऑप्शन ए है आर्म्स एंड द मैन इज अ कॉमेडी बाय G.B. Shaw, whose title comes from the opening word of Virgil's Aeneid, in Latin arma vermicu cano. The third act plays in library. Question number 8 is, choose the correct form of the verb given in the bracket. It is very pleasant, wake up and hear the rain beat on the window. क्या होगा यहाँ पर? walking, hearing, beat, wake, hearing, beat, to wake, hear, beating, to wake, to hear, beat. So here option C is correct, to wake, hear and beating. ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 इज, Dryden's All for Love is a retelling of Shakespeare's Antony and Cleopatra, The Merchant of Venice, Macbeth, Twelfth Night. हमारा इसमें ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो होगा एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा, मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। तो इसका हम डिटेल भी देख लेते हैं। इसका डिटेल है, ड्राइडेंस ऑल फॉर लव इज़ अ रिटेलिंग ऑफ शेक्सपियर्स एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, ऑल फॉर लव और द Shakespeare's Antonio and Cleopatra, All for Love or The World Well Lost is a heroic drama by John Dryden, written in 1667. Now we see question number 10 is, Dryden's All for Love is written in free verse, blank verse, rhyme or heroic couplet. So All for Love written in blank verse. डिटेल देख लेते हैं। ऑल फॉर लव इज रिटन इन ब्लैंक वर्स हैज़ अ मीटर बट नो राइम, इट इज़ अ ट्रस्ट। नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 इज, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस. शी इंटर्ड इन टू द रूम विदाउट नॉकिंग एट द डोर. शी इंटर्ड इन द रूम विदाउट नॉकिंग एट द डोर. शी इंटर्ड द रूम विदाउट नॉकिंग ऑन द डोर. She entered into the room without knocking on the door. तो here option C is correct, because जो इंटर होता है ना, आपने अगर फिक्स प्रपोजिशन पढ़ा है प्रॉपरली, तो इंटर के बाद कोई भी प्रपोजिशन नहीं आता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट होगा। और सभी के बाद देखिए, सभी में इंटर के बाद कोई ना कोई प्रपोजिशन दिया है, और ऑप्शन सी में इंटर के बाद कोई भी प्रपोजिशन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 इज, डू यू एवर सेंड डैश फॉर थिंग रेदर देन बाइंग देम इन शॉप? अप, आउट, ऑफ, थ्रो। हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट, सेंड ऑफ होगा। और सेंड ऑफ मीन्स होता है अरेंज फॉर समवन टू गो समवेयर। ठीक है, जैसे कि सी ऑफ को होता है कि हम विदाई करते हैं, तो वही उससे सेम ही होता है सेंड ऑफ का, जब हम किसी के लिए कोई चीज़ अरेंज कर रहे हैं, और टू
गो समवेयर, कहीं जाने के लिए। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज क्वेश्चन नंबर 13 एक्चुअली लॉन्ग है, तो मैं इसको आपको जो है थोड़ा सा और छोटे में करके दिखाती हूँ। आपको अब दिख रहा होगा, क्लियरली दिख रहा होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, मैच द लिस्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। यूफेमिज्म क्या है? तो यूफेमिज्म क्या है? आई स्ट्राइक। तो इसको देखिए, ये मैं पोस्ट में अपलोड कर दूंगी या शॉर्ट में, क्योंकि इसको आपको यहाँ पर देख पाना बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मैं बुक से करा रही हूँ आपको। तो इसको मैं, ये क्वेश्चन नंबर 13 आपको मैं शॉर्ट पर आपको मिल जाएगा। चलिए हम आगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इज, who has described Bacon as the wisest, brightest and meanest of mankind? मैकॉले, अलेक्जेंडर पोप, डॉक्टर जॉनसन और ह्यूज वॉकर। किसने बोला है बेंसन के बारे में ये वर्ड्स? तो अलेक्जेंडर पोप हैज़ डिस्क्राइब्ड बैकन एज द वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी दिया है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर हम 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, हु इज़ द इजीएस्ट एसेइस्ट हु कॉल्ड हिज एसे डिस्पर्स्ड मेडिटेशन? एजी गार्डिनर, बर्ट्रैंड रसेल, जोसेफ, फ्रांसिस बैकन। किसने बोला है? तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट। फ्रांसिस बैकन इज द एसेइस्ट हु कॉल्ड हिज एसे डिस्पर्स्ड मेडिटेशन। नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 16। सॉरी, ये मैंने 16 को अभी एक्सप्लेन कर दिया और मैंने क्वेश्चन नंबर 15 को छोड़ दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 15 था, इसको मैंने 16 बोल दिया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 16 देखती हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये 16 को एक्सप्लेन किया था, 15 होगा। हु इज़ द हु रॉट अंडर द pseudonym अल्फा ऑफ द प्लग? चार्ल्स लैम्ब, फ्रांसिस बेकन, R.L. स्टीवेंसन, A.G. गार्डिनर। तो यहाँ हमारा करेक्ट जो ऑप्शन होगा ये होगा A.G. गार्डिनर। अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर वॉज अ ब्रिटिश जर्नलिस्ट, एडिटर, ऑथर। हिज एसे वर written under the pen name Alpha of the Plug. Now we see question number 17. Question number 17 is, the word Elia is associated with Thomas D. Quincy, William Hazlitt, Charles Lamb, Francis Bacon. तो here option C is correct. The Elia is associated, एलिया ऑफ द एसे इनकी बुक भी है चार्ल्स लैम्ब की। एसोसिएटेड विथ चार्ल्स लैम्ब, चार्ल्स फर्स्ट यूज स्टूडेंट नेम एलिया फॉर एन एसे ऑन द साउथ सी हाउस। एलिया वॉज द लास्ट नेम ऑफ एन इटालियन वुमेन हु वर्कड विथ चार्ल्स लैम्ब एट द सेम टाइम। नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 is, how much money does the narrator of the short story The Luncheon have when the story open? 60 francs, 80 francs, 70 francs, 90 francs. Here option B is correct. 80 francs. इसका डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। द लंचियन बाई W. Somerset Maugham recounts a lunch he had with a woman who admired his writing. When the story opens, narrator of the short story had 80 friends. Question number 90. Question number 90 is, who is credited for pioneering the historical novel? Lawrence Stern, Jane Austen, Walter Scott,
Henry Fielding. Here option C is correct. Walter Scott is credited for pioneer the historical novel. Now we see question number 20. Question number 20 is the phrase "who inches of every" is used for the plots Thomas Hardy, Charles Dickens, Virginia Woolf, Jane Austen. Option D is here. Option D is correct. The phrase "2 inches of every" is used for the plot of Jane Austen, an English novelist who record the domestic मैनर ऑफ द लैंडेड जेंट्री, हैंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। आज आपको मैंने 20 क्वेश्चन करवाया है। अगर आपके डिमांड आएगी तो इस क्वेश्चन की लेंथ को मैं बढ़ाऊंगी, ठीक है ना। अदरवाइज मैं पर डे 20 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।